हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। और यहाँ हम लोग सी टेट यू टेट 2022 के लिए मैराथन क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। यानी कि हिंदी का मॉक टेस्ट रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी के लिए। यहाँ पर हम लोग सीडीपी प्लस हिंदी के क्वेश्चन, बेसिकली हिंदी की सीडीपी को हम टारगेट करेंगे, प्लस ग्रामर वाले पोर्शन को भी टारगेट करेंगे हिंदी के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो सी टेट हो, यू टेट हो, या कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन हो। इसी लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर भी हिंदी का सेक्शन आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना। और प्रीवियसली काफ़ी वीडियोज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सी टेट के पेपर 2 के लिए साइंस की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू टेट 2020 का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे भरपूर आपको वीडियोस मिलेंगी। वेब यूआरएल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो कर लें। और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मैराथन वीडियो हिंदी के साथ में, जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 1 बोलता है, छात्रों को उनकी रुचियाँ एवं अभिवृत्ति आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त प्रविधि मानी गई है। कि यानी कि छात्रों की जो रुचियाँ होती हैं, यानी कि छात्रों के जो इंटरेस्ट होती हैं, अभिव्यक्तियाँ होती हैं, उसके बारे में जो सूचना प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि कौन सी है? समाजमिति, पड़ताल सूची, कर्म निर्धारण, मान रेटिंग स्केल, प्रश्नावली। तो आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा राइट आंसर रहेगा कि छात्रों से उनकी रुचियां और अभिव्यक्ति आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अब देखो डी क्या बोलता है? प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होती है? नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो बच्चों से जो क्वेश्चन बैंक होता है, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो छात्र अपनी रुचि के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और वही पूछा है छात्रों से उनकी रुचि एवं अभिवृत्ति के आधार पर। यहाँ पर समाजमिति, पड़ताल सूची। पड़ताल सूची का मतलब समझ रहे हो कि जो आपके रेटिंग स्केल होता है, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो। कर्म निर्धारण या फिर रेटिंग स्केल ये आ गया यहाँ पर, और या फिर प्रश्नावली। क्वेश्चन बैंक ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। क्वेश्चन 2 देखते हैं, जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें डैश कहते हैं। भाई पैडागोजी के भी हैं, पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी प्लस ग्रामर के क्वेश्चन भी मिलेंगे इस आपको मैराथन में। तो लास्ट तक देखते रहना, आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल पर मैंने इसको रखे हैं। पूछा गया है कि जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा बोलेंगे, बोली बोलेंगे, अपभाषा बोलेंगे, या फिर मातृभाषा बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाई अगर एक भाषा के अंतर्गत इसके कई कई अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं बोली। ठीक है भाई, बोली। जैसे खड़ी बोली हो गई। खड़ी बोली क्या है? कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है भाई? हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आता है। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से लोग अपने लोकल लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, जिसको उस एरिया की बोली बोला जाता है ना। एक होती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा में क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रदेश में बोली जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, भाई मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो यहाँ के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो उत्तराखंड 2 जोन में डिवाइड है। एक है हमारे पास कुमाऊँ जोन और दूसरा है हमारे पास गढ़वाल जोन। तो गढ़वाल जोन में जो भाषा बोली जाती है तो उसको हम बोलते हैं गढ़वाली। कुमाऊँ जोन में जो भाषा बोली जाती है तो उसको हम बोलते हैं कुमाऊनी। बात क्लियर है? तो ये दोनों बोलियां हो गई हैं। अब टोटल अगर लैंग्वेज की बात करें या प्रदेश की बात करें तो कौन सी भाषा हो गई? पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा। तो बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर आपको। मातृभाषा आपको पता है जो नेशनली पूरे देश में आपकी बोली जाती है, जिसको एक तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसको हिंदी बोलते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोई विद्यार्थी किसी क्षेत्र विशेष में अपनी उपलब्धियां, निष्पत्तियों तथा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के हिसाब से कैसा है यह पता लगा जाता है। किस भाई कोई भी विद्यार्थी है उसके बारे में, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में आप पता लगा रहे हैं किसी भी विशेष क्षेत्र में, या फिर उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कि उसका व्यवहार कैसा है। तो ये किसके द्वारा पता लगा सकते हैं आप? रेटिंग स्केल के थ्रू, मूल्यांकन के थ्रू, निरीक्षण से, या फिर मापन से। तो देखो मूल्यांकन की अगर मैं बात करूँ इस ऑप्शन की, तो आज मैंने एक थ्योरी का चैप्टर डिस्कस किया है जिसमें है मूल्यांकन प्लस आकलन। 2 चैप्टर
मैंने आज डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, इस वीडियो के बाद में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ये होता है हमारे पास रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल क्या होता है? एक पैमाना होता है, एक आपका स्केल होता है जिसमें पॉइंट वाइज लिखे होते हैं सारी चीज़ें किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में, कि उसमें क्या होता है, एक बिहेवियर का एक कॉलम होता है कि व्यवहार कैसा है एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, जिसके ऊपर आप पूरा उपलब्धियों के बारे में, उसकी व्यवहार के बारे में, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, क्योंकि बेसिकली आप उस व्यक्ति के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो एक लिस्ट बनी होती है जिसको हम बोलते हैं रेटिंग स्केल। इस पैमाने पर उस पर देखा जाता है कि व्यक्ति कैसा है, तो उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन या उसकी किसी विशेष क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां या उसकी डीमेरिट सारी की सारी इसमें मेंशन करी जाती है। तो इससे हम व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं ये स्केल देखकर। मूल्यांकन क्या है? अधिगम के क्षेत्र में, यहाँ ध्यान देना, अधिगम के क्षेत्र में होती है यहाँ पर मूल्यांकन की बात। निरीक्षण उसी के अंतर्गत आता है। मापन क्या होता है? मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज ए डिफरेंट थिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 4। कहानी कथन के उद्देश्यों में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। कहानी कथन के क्षेत्र में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विस्तार, कल्पनाशील का विकास, सृजनात्मकता का विकास, या फिर भाषा के लिखित रूप से परिचय। कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? देखो नॉट पूछा गया, यहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन ऑप्शंस में से जो कहानी कथन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? भाषा के लिखित रूप के बारे में बात हो रही है, जिसमें सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता का विकास होता है। ठीक है, भाषा क्या करती है भाई? कोई भी भाषा है, जब आप उसको सीख जाते हो तो अपने जितने भी भाव होते हैं, अपने जितनी भी कल्पना, यानी कि जो आप इमेजिनरी थिंकिंग जो होती है, जो आप सोचते हैं, उसको एक मोड मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है जिसको आप अपने भावों को लिखित माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? लिखित भाषा। सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, शब्द भंडारण का विकास, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कहानी कथन में शामिल हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन भाषा के लिखित रूप से परिचय जो है इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष क्षमता यानी कि जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, स्पेशल कैटेगरी में जो आ जाते हैं, उन बच्चों के लिए लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों की सुंदर बनावट, ऑप्शन नंबर बी, विचारों की मौलिकता, ऑप्शन सी, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, या फिर अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विचारों की मौलिकता। विचारों की मौलिकता जो है विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। बात क्लियर हो गई? तो बी 5 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? कहने का मतलब है कि पुस्तकों में हिंदी भाषा को जगह मिलनी चाहिए, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधताओं को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, या इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदी भाषा को भाषाओं में जगह देंगे तो इससे क्या होगा? वैरायटी होगी, विविधताएं आएंगी भाषा में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा में ही आप पढ़ते चले जा रहे हो, यहाँ पर भाषा विविधता का सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। एक अच्छा कदम है विविध भाषाओं को बच्चे को सिखाने के लिए कि आप हिंदी भाषा को जगह दें, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसके साथ अगर हिंदी भाषा रहेगी तो बच्चों को सीखने में भी इंटरेस्ट रहेगा, उसके संज्ञानात्मक पक्ष में सकारात्मक विकास होने के अवसर उसको प्रदान होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे? रूबी को दूसरे बच्चों के कार्यों की जांच का एकमात्र अधिकारी बनाएंगे, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे, रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। क्या राइट आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर हम डील कर रहे हैं 7 के लिए। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी
कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। तो हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में आप रूबी को उसके पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, जिससे कि उसका इंटरेस्ट बना रहे, भाषा की दृष्टि से आप उसका इंटरेस्ट बना रहे और आप उसका मूल्यांकन कर सकें। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखो, आप कह दोगे बच्चे से शांत बैठने के लिए, तो बच्चा क्या करेगा कि भाई डिमोटिवेट सा हो जाएगा, इंटरेस्ट फील नहीं करेगा क्लास में, दूसरों की तुलना तो हमें करनी नहीं है, ये ऑप्शन तो आप यहाँ से हटा दो। कंपैरिजन क्लास में क्रिएट नहीं करना, इससे बच्चे में हीनता आती है। रूबी को दूसरे बच्चों की कार्य की जाँच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे? जी नहीं, रूबी क्लास का संचालन नहीं कर रही है। रूबी क्या है, क्लास में एक स्टूडेंट है, संचालन आप कर रहे हैं। तो रूबी को आप क्या करेंगे, एक फ्रीडम दे देंगे कि भाई आप अपनी पसंद का कार्य कर सकें, जिससे वो अपना इंटरेस्ट उस काम में दिखा सके। उसकी नापसंद का कार्य होगा तो वो डिस्टर्ब करेगी दूसरे बच्चों को भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है? बच्चों को व्यस्त रखने के लिए करती है, बच्चों को मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, या शिक्षण को अधिक रोचक व व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर, पहुंच चुके हैं हम 8 पर, तो 8 के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा, बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए। कि नीना कक्षा में बच्चों को अक्सर संकल्पना वस्तु प्राणी एवं अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजने के, देखो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की बात की जा रही है। क्या प्रमोट करना चाह रही है टीचर कि अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजने से उसमें क्या मिलेगा, बहुभाषिता, यानी मल्टी लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल बनाना चाह रही है बच्चों को, बहुभाषिता को बढ़ावा देना चाह रही है। भाई बहुभाषिता से बढ़ावा देने की अलग अलग कल्चर्स की लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, तो यहाँ से बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होती है और दूसरों के काफ़ी कुछ कल्चर के बारे में जानने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। निगमन विधि का व्यापक रूप से प्रयोग करना कौन सी विधि है? निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड, साइंस में भी इस्तेमाल होता है ये, पेडागोजी में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में भी पूछा जाता है यहाँ से, ईवीएस में भी इस तरीके के क्वेश्चन, ईवीएस में बेसिकली नहीं आता, सीडीपी में, साइंस में और एसएसटी में और हिंदी में इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो निगमन विधि का व्यापक रूप से प्रयोग करना कौन सी विधि है? सामवाय विधि है, आगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, या फिर सूत्र विधि है? भाई क्वेश्चन का लेवल बढ़िया लग रहा है और एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लास्ट में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लीव करना कि भाई आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आगे आप किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, कौन सी मैराथन वीडियो चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो निगमन विधि का जो व्यापक रूप से प्रयोग करना जो विधि कहलाती है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, सूत्र विधि। भाई सूत्र विधि और निगमन विधि एक ही हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हो। क्यों होता है? क्योंकि निगमन विधि में भी पहले क्या होता है, एग्जाम्पल्स की हेल्प ली जाती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले एग्जाम्पल लिखा जाता है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और सूत्र विधि में भी यही होता है कि भाई हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू सारी चीज़ों को समझाया जाता है। तो निगमन विधि का व्यापक प्रयोग जो है, सूत्र विधि और निगमन विधि एक ही है, ऐसे आप समझ सकते हो, डिडक्टिव मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। मुदिता अक्षर शा को सा बोलती है, यानी कि बड़े शाह में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है, शाह को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? कि भाषागत त्रुटि हो रही है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, भाषागत ज्ञान का अभाव है, या भाषा प्रयोग में बच्ची लापरवाही कर रही है इसलिए वो सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है? तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो देखो अभिष्ट उत्तर रहेगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। देखो उच्चारण संबंधी यहाँ पर दोष हो रहा है, ठीक है, तो ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रही है, शाह को सा बोल रही है, तो ये क्या है, एक तरीके का क्षेत्रवाद है। जैसे होता है ना अलग अलग क्षेत्र में जो अक्षरों को अलग तरीके से बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, उच्चारण संबंधित दोष भी बोलते हैं, कि सही से उच्चारण नहीं कर पा रही, क्योंकि उस क्षेत्र में जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी इन वर्णों को इसी तरीके से उच्चारण करते हैं, तो बच्ची भी वही सीख गई है, इमिटेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में रा को रा बोला जाता है। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, वो रा को रा बोलते हैं। तो ये क्या है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, ये वर्ण को सही से उच्चारण ना कर पाना, और उसी को बच्चे इमिटेट करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग इसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो उनमें क्या हो, उच्चारण में संबंधित दोष हो गया। इसको करेक्ट नहीं करते हैं टीचर, इसको करेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस वाक्य में संभाव भविष्यगत काल है? देखो निम्न में से किस वाक्य में संभाव्य भविष्यगत
काल है, ये पूछा गया। संभाव्य भविष्यगत का मतलब होता है कि संभावना व्यक्त की जा रही है भविष्य के लिए, आप ऐसे समझ सकते हो आसान भाषा में। ऑप्शन नंबर ए, यदि वह आता तो मैं जाता। बी, संभवतः वह आज आ जाए। तुम आओगे तो मैं चलूंगा। तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे। तो देखो अब आपको समझना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। संभाव्य भविष्य, भविष्य के लिए पूछा गया है कि भविष्य, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन, संभावना जताई जा रही है। तो कौन सा स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर बी, संभवतः वह आज आ जाए। संभवतः वह आज आ जाए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन 11 का। यानी कि यहाँ पे प्रिडिक्शन कर दी गई है, पहली फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर दी गई कि शायद वो आ जाए। अब आए ना आए ये तो आने वाले वक्त पर डिपेंड करेगा। अब देखो, यदि वह आ जाता तो मैं जाता, कहने का मतलब अगर वो आज आता, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं अभी चला जाता, वो आ जाता तो। तुम आओगे तो मैं चलूंगा, सेम प्रेजेंट की बात हो रही है। तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे, प्रेजेंट की, आज नहीं जाओगे। यहां पर क्या है? आज विद्यालय नहीं जाओगे। इसमें भी हमारे थोड़ी फ्यूचर की बात करी गई है, लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर की बात की गई है, ठीक है, आज के ही फ्यूचर की बात की गई है, लेकिन संभावना नहीं है। तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे, क्वेश्चन मार्क लगा है, पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो संभवतः वह आज आ जाए, तो यहाँ पर हमारी क्या संभावना जताई जा रही है फ्यूचर के साथ में। तो देखो इस तरीके के वर्ड्स में क्या होता है, जैसे आपके पास कदाचित वर्ड शब्द आ गया, सेंटेंस से पहले कदाचित आ गया, तो आप समझ जाओ ये संभावना व्यक्त की जा रही है। या फिर संभवतः आ गया, जैसे इस सेंटेंस में आ गया। और लास्ट में अंत में अगर आपके पास ए आ जाए, बड़ा ए आ जाए, ओ आ जाए, ऊ आ जाए, तो इन वर्णों से भी आप पहचान सकते हैं संभवतः फ्यूचर का सेंटेंस है। जैसे संभवतः वह आज आ जाए, ए लगा है नहीं लगा है इसमें लास्ट में, और आगे क्या है संभवतः लगा, तो ये पहचान होती है। जैसे कदाचित हो गया, संभवतः हो गया, और अंत में ए ओ ऊ, इस तरीके के शब्द आ जाएं, वर्ण आ जाएं, तो आप समझ जाइए कि ये भविष्य काल की बात हो रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, वह दुकान से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है पूछा गया, वह दुकान से बाहर गया। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कर्म कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, या फिर संबंध कारक है। तो सिंपल सी बात है, देखो आपको यहाँ पर कारक चिन्हों की पहचान होनी चाहिए। कारक चिन्हों की पहचान होना जरूरी है, तभी आप इस सेंटेंस को कर सकते हो। जैसे कर्ता ने, ठीक है भाई, कर्म को, करण से, ठीक है, या के द्वारा, संप्रदान के लिए, ये क्या है भाई, सारे के सारे संप्रदान को आता है। अपादान से, अपादान से, तो ये क्या कारक चिन्ह है, तो यहां से आप पहचान कर सकते हो। क्या है सेंटेंस, देखो वह दुकान से बाहर गया, तो यहां क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो ये कारक चिन्ह है। तो यहां कौन सा कारक हो गया, अपादान, अपादान कारक हो चुका है यहाँ पर। और ऑप्शन कौन सा है आप देख सकते हो, अपादान कारक ऑप्शन नंबर बी। मैंने बताया था ना, अपादान से, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को का की, और अपादान से संबंध का की, तो ये सारे वर्ड क्या है, ये है कारक चिन्ह। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। दाम, फल, होश, या फिर समाचार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन में भी प्रयोग हो रहा है और बहुवचन में भी प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि दोनों जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। दाम, फल, होश, समाचार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो फल है वो हमारा एक वचन में भी प्रयुक्त होता है और दो बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। एक वचन जो किसी एक वस्तु की पहचान कराते हैं, और बहुवचन जो बहुत सारी चीज़ों की या वस्तुओं की या व्यक्तियों की पहचान कराते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स की। जब सिंगल में होता है तो एक वचन, और एक से ज़्यादा होता है तो बहुवचन। तो देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फल हो गया हमारे पास, ठीक है, फूल हो गया, फूल भी हमारा ऐसा ही वर्ड है। इसके साथ साथ हमारे पास पिता, जो पिता वर्ड होता है, योद्धा, योद्धा भी दोनों में ही प्रयुक्त किया जाता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में। मित्र, इसके अलावा आता है हमारे पास चाचा, जो वर्ड चाचा होता है, जो आपके चाचा होंगे, मेरे तो नहीं है। और इसके अलावा आता है फल हो गया हमारे पास, हो ना, राजा, ठीक है। तो भाई ये ऐसे शब्द हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, नॉट बताया गया। पुल्लिंग क्या है, जो किसी भी चिन्ह की बोध कराता है या किसी लिंग के चिन्ह की पहचान कराता है, उसे हम लिंग बोलते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग की कराए यानी कि फीमेल की कराए या फिर मेल की कराए। तो सोमवार, महासागर, सुख,
हार। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है पुल्लिंग शब्द जो इनमें से नहीं है, सोमवार, महासागर, सुख या फिर हार। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, महासागर। महासागर रहेगा इसका आंसर? नहीं यार, महासागर नहीं रहेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हार। हार इसका अभिष्ट उत्तर है, बी नहीं होगा। पूछा गया था जो पुल्लिंग नहीं है, तो भाई महासागर तो पुल्लिंग है, सुख भी पुल्लिंग है, हार्ट जो है पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं अब 15 के साथ में। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। निम्न में से दी गई पंक्ति कौन सा अलंकार है? सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में हो जल सी होशी, फिर शशि से ओझल हो धन। तो भाई यहाँ पर ये हमारे पास स्टेटमेंट दिया है, अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा अलंकार यहाँ पर दिया गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो धन। भ्रांति मान अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है या फिर विभावना अलंकार है। अब आप कहोगे सभी अलंकारों के कौन से आ गए हैं, तो भाई ये अलंकारों के भी भेद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो गया है, अगर आपने अलंकारों को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। एक सच्ची राय मैं आपको दे रहा हूँ, इसके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अलंकारों के भेद हैं। जो अलंकार हम पढ़ते हैं उन अलंकारों के भी जो रूप होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ जो राइट आंसर है 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। दृष्टांत अलंकार यहाँ पर दिया गया है, यानी कि उपमेय की, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान और उनके साधारण धर्मों के बारे में बात की गई है। तो यार यहाँ पर आ जाएगा जैसे सुख दुख, सुख दुख जो है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दृष्टांत अलंकार पे कर रहा है। डीप में नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डीप में इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरा अलंकार का चैप्टर ही खोलना पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो एक बेसिक मैं आपको थ्योरी चैप्टर प्रोवाइड करा दूंगा अलंकार पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? देखो तत्पुरुष समास मैं आपको समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, जरूर चेक करना। ऑप्शन नंबर ए पीताम्बर में है, त्रिभुवन में है, दौड़ धूप में है या फिर मधुमक्खी में है। तो जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा। मधुमक्खी का मतलब है मधु की मक्खी, सही है भाई, मधुमक्खी का ये है। और इसमें कौन सा अलंकार है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसमें है तत्पुरुष समास। इसके अलावा अगर मैं पीताम्बर की बात करूं जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया था, तो उसका है मतलब पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका। तो इसमें कौन सा समास है? ये है भैया हमारे पास बहुविग्री समास है। इसके बाद आता है हमारे पास त्रिभुवन, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? त्रिभुवन यानी कि 3 भुवन का समूह क्या कहलाता है हमारे पास? त्रिभुवन कहलाता है। और इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन सी रह गया, ये भी बता देता हूँ। दौड़ धूप में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बात क्लियर हो गई। तो बात की जा रही थी मधुमक्खी की, मधु की मक्खी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन सा पद है? बड़ा घर छोटा आदमी और नीले वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से पद में है? नीला छोटा है, बड़ा छोटा है, घर आदमी वस्त्र है या फिर छोटा या फिर नीला है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बोलता है भाई सी? बड़ा छोटा तथा नीला क्या है यहाँ पर? बड़ा छोटा तथा नीला यहाँ पर क्या है? विशेषण है। और हमसे क्या पूछा गया है? विशेष्य पूछा गया है, ठीक है। तो विशेष्य कौन सा हुआ? घर हुआ, आदमी हुआ और वस्त्र हुआ। और इसके अलावा जो रिमेनिंग है जैसे बड़ा हो गया, छोटा हो गया और नीला हो गया, तो ये हो गए हमारे पास विशेषण, ये विशेषता बता रहे हैं, ठीक है भाई। किसकी? घर की, आदमी की और वस्त्र की। तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गए। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या है? जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। कैसी विशेषता है उनकी? जैसे घर है, बड़ा है, आदमी छोटा है, वस्त्र कैसा है? नीला है। तो ये विशेषण हो गए इनकी। और किसके बारे में? विशेष्य हो गए ये, घर, आदमी और वस्त्र। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, तत्सम और तद्भव शब्द का सही मेल जो नहीं है इन ऑप्शंस में से, क्वेश्चन 18 में आपको वो बताना है। हरिद्रा हल्दी, मौलिकता मोती, रसवती रसोई, युक्त योगी। तो भाई ये युग्म दिए गए हैं आपको सही युग्म बताना है तत्सम और तद्भव शब्दों का जो नहीं है, ठीक है।
हरिद्रा यानी कि हल्दी, बिल्कुल सही है। मौक्तिक यानी कि मोती, भाई ये क्या है, संस्कृत का वर्ड है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव क्या कहलाते हैं भाई, जो उनके परिवर्तित रूप होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कुछ परिवर्तन करके, मोती। रसवती, रसवती तो हम कभी बोलते ही नहीं क्योंकि संस्कृत का शब्द है, हम क्या बोलते हैं, रसोई। इसको हमने परिवर्तित कर लिया है। तो युक्त को इन्होंने बोला योगी, ये गलत है भाई, तो इसी को हमें पिक करना, ऑप्शन नंबर डी। युक्त का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है भाई, युक्त का मतलब होता है जोड़ा। अगर यहाँ पे लिखा होता है जोड़ा तो सही होता है, इन्होंने लिख दिया योगी, तो ये गड़बड़ हो गया भाई यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 19। निम्नलिखित में से किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है कि यह प्रत्यय जो नहीं है, गद्य में, पंडित्य में, कृत्य में या पाणिनीय में, कौन सा प्रत्यय यानी कि यह प्रत्यय नहीं है। एक होता है उपसर्ग, दूसरा होता है प्रत्यय, कई बार बता चुका हूँ। अब प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगकर अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। तो देखो जो यह शब्द नहीं लगा, पांडित्य में भी यह लगा हुआ है क्योंकि लास्ट में लगता है, पंडित जमा यह, पांडित्य, कृत्य में भी य लगा हुआ है, तो ये भी सही है। ऊपर क्या है, यज्ञ में भी य की ध्वनि आ रही है। पाणिनीय, ऑप्शन नंबर डी, इसमें या नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप कहोगे, देखो पाणिनी प्लस ई ये, यहाँ पर है ई और य की ध्वनि निकल रही है, पाणिनीय, तो इसलिए इसमें या प्रत्यय नहीं है। इसमें प्रत्यय कैसा है, ई और या प्रत्यय है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के साथ में। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है, तालु से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है, दंत से हो रहा है, या फिर हमारे दंतालु से हो रहा है, यानी कि दंत और तालु दोनों का जब मिश्रण हो जाता है तो उसे दंतालु कहा जाता है। तो भाई यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो शाह शब्द की ध्वनि होती है, यानी कि शाह की जो ध्वनि होती है वो तालु से होती है। और ताल से और कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, ठीक है, या हो गया, शाह हो गया, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, तालु से बोले जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बड़ा शाह भी तालु से ही बोला जाता है। तो भाई ये थे हमारे आज के मैराथन क्वेश्चंस हिंदी के लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से CTET और UTET दोनों के प्रिपरेशन जारी रखेंगे। कॉमेंट ज़रूर लीव करके जाना कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी, तो कॉमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई बढ़िया सी वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।